हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 8 फिजिक्स का पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। और आज जो है हम लोग फोर्स के बारे में, बल के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो आपका कर्म है बिल्कुल कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सो एनसीईआरटीज में मैंने लगभग जो है आपको 10 चैप्टर्स के करीब पढ़ा चुका हूं। नाउ इट इज द 11th चैप्टर फोर्स, और फिजिक्स के सेक्शन में हम लोग इसको देखने वाले हैं, राइट। चलिए, तो बिल्कुल ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपरली क्लियर आ रहा है ना। ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर क्लियर आ रहा है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, सॉरी फॉर डिले, बट चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं आज हम लोग यहाँ पे। और ये सेक्शन जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, और आपकी नॉर्मली समस्या रहती है फिजिक्स से रिलेटेड, तो फिजिक्स का एक एक डाउट आपको यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा। और जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प भाषा में एक एक चीज को समझाता चला जाऊंगा, राइट। तो चलिए, यहाँ पर कीर्ति सिंह, पिंकी, सिद्रा, श्वेता, ममता, प्रिया, पूजा, दुर्गेश बना, हेलो, हाय, युक्ता, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी का स्वागत है, वेलकम यू ऑल। इसी तरह से रोज जुड़ जाए कीजिए 11 बजे, और आपको साइंस एंड टेक का मैं डिटेल एनालिसिस जो है, जिसमें एक भी पोर्शन बाहर नहीं जाएगा, ये सब मैं यहां पर कवर करवा दूंगा, राइट। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी इंडियन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 8 PM पर आती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। गुड मॉर्निंग प्रिया कुशवाहा, शिवांगी, आर्यन द्विवेदी, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी की क्लास भी 8 PM पर मैं 3 डेज तो लेता हूं एनवायरनमेंट इकोलॉजी, और 4 डेज लेता हूं इंडियन इकोनॉमी। और कहां पर दोस्तों? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो आप जरूर वहां पर फॉलो कर लीजिए मुझे। और दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी की 4 PM पर क्लास है, और क्लास में मैं कौन से MCQs को डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी। भारत का जो संविधान बना है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम, और वहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कुछ प्रश्न दे वर रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान किस प्रकार से बना है उन पर प्रश्न होंगे। तो आप जरूर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लासेस लेना, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेक्टिव क्लास। मी इन क्लास 8, यस क्लास 8 में है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कश्वी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो कुछ मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, वो मैं कर लेता हूं। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, और उसके बाद में हम लोग करेंगे अपना काम, राइट। तो लाइक वाइक करते चलना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जब तक मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए, यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपके छोटे भाई बहन भी हैं, तो उन्हें भी ये वीडियोस दिखाने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो अभी से यदि प्रिपेयर करेंगे तो वो आपसे प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप उनके, और वो अभी से नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस और नो? सो गुड मॉर्निंग डियर बिलेन, ऋषिराज जी, हेलो हेलो, नमस्कार। सो 6 महीने बचे हैं दोस्तों, और 27 जून को एग्जाम है। और आप यदि अनअकैडमी के कोर्सेज लेंगे तो डेफिनेटली आपके सफलता बिल्कुल निकट आ जाएगी, क्योंकि आरपी सर 10 की मदद से, ये मेरा रेफरल कोड है, और इसकी मदद से यू कैन गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। अधिकतम आपको लाभ मेरे रेफरल कोड से ही होगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, है ना। अब इसमें मैं कुछ और बात नहीं करूंगा, केवल आप मुझे एक बार पर्सनली संपर्क कर लीजिए। मेरे नाम से सर्च करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जहां पर 28 दिसंबर से प्रीलिम्स से रिलेटेड डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट हुए। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यूज दिस रेफरल कोड आरपी सर 10 हियर, राइट। और इनमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। तो 6 मंथ में केवल 3 आवर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे में यदि आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाए, बाकी समय पर आप मेंस और ऑप्शनल पर फोकस कर लें, तो 2021 का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा हो सकता है, क्योंकि ये एजुकेटर्स आपको बहुत टॉप लेवल के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड द वाइब्रेंसी ऑफ एन अकेडमी, एंड दैट इज व्हाट,
कि अनअकैडमी पर आपको ऐसे कोर्सेज मिलते हैं जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है और साथ ही साथ आप है ना मात्र 3-4 हजार रुपए प्रति मंथ के हिसाब से आसानी से आप ईएमआई फैसिलिटी में भी जो है ये सभी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जीएस के बैचेस भी अनअकैडमी पर उपलब्ध है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर सब कुछ आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे मिलता है। बट रिमेंबर ऑलवेज आरपी सर 10, दिस इज द यूनिक कोड, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग कोड फॉर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो जब भी आप रेफरल लें किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक, राइट, आईआईटी, जेई, नीट, जो भी अनअकैडमी पर उपलब्ध है, आप जस्ट अप्लाई कीजिए और मुझे जरूर बता दीजिए सो दैट आई कैन हेल्प यू इन मैक्सिमम पॉसिबल वे। मैं भी आप तक पहुंच सकूं और आपको मैं हर तरह से मदद कर सकूं, राइट। चलिए तो हिंदी माध्यम के बैचेस भी अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम के बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ में इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं 2021, 2022, 2023 के, तो देखिए यदि आप 2 साल पहले, 3 साल पहले तैयारी करते हैं, इफ यू आर एन अर्ली बर्ड, यदि आप एक जल्दी उड़ने वाली चिड़िया हैं, तो आप जितना जल्दी पहले स्टार्ट करते हैं चीजों को उतना ही सफलता आपके निकट आती है। तो इसीलिए दिस इज अ राइट टाइम, एक नया साल शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा 2021 में आप सभी लोग सफल हों और इसके लिए आवश्यकता है कि आपको अनअकैडमी के प्लस, आइकॉनिक और ऑप्शनल कोर्सेज, दिस विल हेल्प यू मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा मदद करेंगे। एंड दिस रेफरल कोड आई प्रॉमिस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ऑल द सेक्शन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, यदि आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस दैट यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, तो जस्ट यूज दिस रेफरल कोड, रिमेंबर ऑलवेज आरपी सर 10 मींस डिस्काउंट, राइट। तो जरूर आप मेरे से जब लें तो मुझे जरूर बताएंगे। आप पर्सनली संपर्क करिए मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आरपी सर 10 की मदद से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, विच इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी, और यहां पर आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में जो फ्लो लिखते हैं आप, जो द वे यू रिप्रेजेंट योर आंसर, वहां पर आपने क्या गलती की है, फैक्चुअल कहीं गलती की है, उस सभी को सुधारने का काम करता है आपके साथ में जो पर्सनल कोच है। तो इस प्रकार से आपको स्टडी प्लानर मिलता है, बूस्टर सेशन मिलते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के अतिरिक्त आपको डेडिकेटेड कोच और मिलता है जो आपकी संपूर्ण मदद करता है। तो जब भी कभी किसी प्रकार का डाउट, डिलेमा और एक सीरियस, जो भी आप में से सीरियस एस्पायरेंट है, एक बार मुझसे जरूर डिस्कस कर लिया करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड, राइट। और यहां पर जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सभी आपको मिलेगा। तो जस्ट यूज माय रेफरल कोड एंड एनरोल इट टुडे नाउ, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को इग्नाइट कर पाएंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे एसएससी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवेज हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट, आईआईटी, गेट, कोई भी एग्जाम है, जस्ट यूज दिस रेफरल कोड आरपी सर 10 एंड यू विल अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। तो चलिए अब क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। सिद्रा बोल रही है 4 PM वाली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। बेटा आज 4 PM की क्लास जरूर होगी, तो आप 4 PM पर मेरी प्रोफाइल पर आ जाइए। अभी तक मैंने उसको शेड्यूल नहीं किया है, तो आप 1 या 2 बजे 4 PM वाली क्लास में आप एनरोल कर लेना, ठीक है। यहां तक सारी बात क्लियर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपने बल और दाब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो सबसे पहले बल की बात करते हैं। बल बराबर क्या होता है ना, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है बताइए। व्हाट इज फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, और फोर्स जो है ये भी आपको पता है कि 4 प्रकार के बल हैं इस प्रकृति में, है ना। 4 प्रकार के बल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो वो कौन कौन से बल हैं? सबसे ताकतवर बल, इस प्रकृति का सबसे ताकतवर बल है न्यूक्लियर फोर्स, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में सबसे ताकतवर बल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय फोर्स। उसके बाद में है वीक फोर्स, दुर्बल बल, दुर्बल बल, ठीक है, दुर्बल बल, है ना। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें एक बार क्लियर करता हूं। देखिए कुछ बेसिक बातें क्लियर करता हूं आपको, ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। 1 मिनट का समय दीजिए। कुछ बेसिक बातें मैं ऐड करना चाहता हूं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले मेरी क्लास का, है ना। चलिए, तो यहां पर आपको 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो मेरी क्लास से, राइट। चलिए, तो यहां पर मैं एक बार आगे की ओर बढ़ता हूं। यस, खाली पेज आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो बल होते हैं, प्रकृति में बल हैं, नेचुरल फोर्सेस, वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के बल हैं। तो पहला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर का मतलब है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल वो दुनिया का सबसे ताकतवर, नॉट इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। लेकिन इसकी जो दूरी है ये बहुत कम दूरी पर काम करता है, 10 की पावर -15 मीटर ये इसकी रेंज होती है। और 10 की पावर 15 क्या कहते हैं? एक फर्मी मीटर जो होता है दोस्तों, फर्मी मीटर, उसका मतलब है 10 की पावर -15 मीटर ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बल के ऊपर बात बताती है F × A। अभी आ रहे हैं, पहले कुछ प्रकृति के बलों की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। यूपीएससी मोटिवेशन ने बिल्कुल सही बात कह दी है। रीजनिंग की क्लास नहीं होगी सिद्रा जी, मैंने कई बार बताया है। रीजनिंग की जो क्लास है एवरी सैटरडे एंड संडे लगती है, एवरी सैटरडे एंड संडे। तो यदि आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं ली हैं वो भी ले लीजिए। और सैटरडे संडे को मैं डिटेल में, है ना, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब वीकली मैं 3 आवर्स पढ़ाता हूं सीसेट को। और बिफोर 27 जून, उससे पहले आपका बिल्कुल सीसेट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी टॉपिक पर आते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे ज्यादा ताकतवर बल इस पूरे ब्रह्मांड के हैं नाभिकीय बल, और इनकी जो रेंज है वो 10 की पावर -15। क्योंकि नाभिकीय बल किसके अंदर रखता है दोस्तों? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ये नाभिकीय बल लगते हैं। दुनिया के इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर बल है। और बिल्कुल स्टडी इन प्रयागराज हमारे साथ आ गए हैं, प्रयागराज में स्टडी करने वाले, प्रयागराज बिल्कुल इलाहाबाद से। बहुत बढ़िया, वेलकम यू ऑल गाइस। ममता देवी ने भी सही बता दिया, F = ma, वेरी गुड। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, बिल्कुल सही बात है। तो पहले प्रकार का फोर्स बल क्लियर हुआ, नाभिकीय बल। सेकंड प्रकार का दोस्तों जो बल है ये प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो लगता है, और इसी के कारण ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? जो छोटे छोटे पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इतने प्रबल बंध से, आबंध से बंधे होते हैं कि यदि हम एक न्यूट्रॉन का प्रहार कराकर उनको तोड़ते हैं तो हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बस इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा सबसे ताकतवर है और कंपैरेटिवली स्वच्छ भी है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग दिशा शर्मा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सेकंड बल है, दूसरा जो बल है उस पर आते हैं। नाभिकीय बल के बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण जो प्रकाश तरंगे चलती हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां पर विद्युत और चुंबक मतलब ये वेव्स आगे की तरफ मूव करती रहती हैं, तो जो तरंग प्रकृति है प्रकाश की वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, चलिए, तीसरा होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक फोर्स। वीक फोर्स का मतलब होता है दुर्बल बल। वीक फोर्स का मतलब, गुड मॉर्निंग सौरभ, अंजलि और माही रेचरिया, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। सो यहां पर वीक फोर्स क्या होता है दोस्तों? जो रेडियो एक्टिव, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, रेडियो एक्टिव पदार्थों के अंदर जो बल होता है, फोर्स होता है, आपको पता होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो जो वीक फोर्स है तीसरे प्रकार का,
वो सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला बात यह है कि हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, उसमें से 1 से लेकर 118 कुल तत्व पाए जाते हैं। 1 से लेकर 118 तत्व। और आपको पता होगा कि जो लेड है पीबी, वो आवर्त सारणी में कौन से वे नंबर पर है? 82वें नंबर पर है, 82 नंबर पर है। तो याद रखना 83, 84 और उसके बाद में 118 तक जितने भी तत्व हैं वो सभी अस्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व, अस्थायी तत्व याद रखना। आवर्त सारणी में है कुल वर्तमान में 118 तत्व। लेड जो होता है पीबी 82 82वां तत्व है। लेड के बाद के जितने भी तत्व हैं 83 से लेकर 118 तक, वो सभी तत्व अस्थायी हैं। और इसीलिए अस्थायी तत्वों में से लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। और ये किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव होती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी करती है। पीबी 82, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। तो यहां पर जो वीक फोर्स है, वीक फोर्स, वो रेडियो एक्टिव फोर्स है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल कितने प्रकार के हैं इस पूरे नेचर में? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, वीक फोर्सेस जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में, और गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, आपसे पूछा जाए इस प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इस दुनिया का सबसे कमजोर बल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला बल कौन सा है, तो 10 की पावर 39 किलोमीटर तक इसका इंपैक्ट रहता है गुरुत्वाकर्षण बल का। आपको पता होगा ब्रह्मांड में कभी 2 न्यूट्रॉन तारे या फिर ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे, तो उस समय पर जो वेव्स निकलती हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, उनको नोटिस करने के लिए हमने लीगो, लार्ज इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, सॉरी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लीगो की मदद से ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई 2 पिंड टकराए हैं तो उनसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आज भी हम महसूस करते हैं। और इससे पता चल सकता है कि ब्रह्मांड के किस कोने में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। और इसी गुरुत्वीय तरंगों के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया था। सो गुड मॉर्निंग मोनू कुमार, साक्षी, जय मंगल सिंह गुड मॉर्निंग, रंजीत वेरी गुड, सोना पटेल गुड मॉर्निंग, अजय कुमार गुड मॉर्निंग, PB2 बिल्कुल सही है। यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको, तो नाभिकीय बल वगैरह आपको क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब बात कर रहे हैं बल की, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स इक्वल्स टू मास गुणा एक्सेलरेशन। और त्वरण क्या होता है? जो आपके हाथ में जो एक्सेलरेटर होता है दोस्तों, आपके हाथ में बाइक का जो नॉब होती है जिसे हम ऐसे घुमाते हैं, वो एक्चुअल में एक्सेलरेट करता है। पैर के अंदर में जो रेस देने वाला जो है ना होता है कार्स में, वो त्वरक है। अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि बल जो है, बल कैसी राशि है, तो हमेशा बताएंगे बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि, बल कैसी राशि है? एक जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर, ठीक है। बल एक सदिश राशि है और द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपका जो वेट है, हम लोग जो वेट बोलते हैं वो वेट क्या है? आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए आपका 70 किलोग्राम केजी वेट है, तो वो एक्चुअल में क्या है? तो वेट बराबर भी क्या होता है? पृथ्वी का जो जी है वो जी आ गया, और आपका जो मास है, राइट, एम, ये मास हो गया, मास, और जी का मतलब त्वरण। तो यहां पर जो वेट भार निकाला जाता है, वो भार निकाला जाता है mg के तुलना में, ठीक है। और यहां पर g कितना होता है? g इक्वल्स टू 9.81 मीटर
पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये पृथ्वी पर है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, लेट आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़े ध्यान से सुनिए। G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। G इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, वो तो हम लोग किस में निकालते हैं, मीटर में। लेकिन यहां पर यदि आपसे पूछा जाए वेग या चाल कितना होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो चाल या वेग में परिवर्तन की जो दर है, त्वरण क्या होता है, जो वेग है, मतलब मान लीजिए मेरी गाड़ी, मेरी कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है पर आवर, और अब मैंने उसको 60 किलोमीटर पर आवर पर ले जाना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, रेस दबाऊंगा। और रेस दबाने का मतलब है मैं उसे एक्सेलरेट कर रहा हूं। तो दूरी में परिवर्तन, यहां पर जो है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, याद रखना। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन आपको क्लियर हुआ, बल गुणा द्रव्यमान ये आपको क्लियर हुआ, है ना, मीटर पर सेकंड, यस, ठीक है। अब यहां तक यदि सारी बात क्लियर हो गई है तो और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, मास किसमें होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो त्वरण है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसीलिए इस पूरे को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, याद रखना, न्यूटन। तो बल का जो मात्रक है दोस्तों, बल का मात्रक क्या आता है दोस्तों, न्यूटन आता है, एकदम क्लियर। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक आएगा, यस और नो। यहां तक सारी बातें क्लियर है ना, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, यहां तक सारी बात क्लियर है। तो देख लीजिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि कोई भी फोर्स जो है ना, बल धक्का देने या खींचने के कारण हो सकता है। अब आप पूछेंगे धक्का देने से बल क्यों, अच्छा एक बात बताइए कि यदि मैं किसी दीवार पर बल लगा रहा हूं तो क्या वह बल माना जाएगा, क्या वह त्वरण होगा, बिल्कुल नहीं। तो किसी दीवार पर यदि बल लगाते हैं तो एक्चुअल में वो जो किया गया कार्य है वो शून्य होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है वर्क इंग्लिश में, और इसका मतलब क्या है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जूम करूं मैं, जूम करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्लैप कर लीजिए इसको, है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। और देखिए यदि मैं किसी दीवार को, किसी भी वॉल को धक्का दे रहा हूं, यदि मैं किसी भी दीवार या वॉल को धक्का दे रहा हूं, है ना, तो क्या होगा, क्योंकि वो दीवार आगे मूव नहीं करेगी इसलिए बल तो लगा रहा हूं, लेकिन जो विस्थापन है दीवार नहीं हिलेगी, इसीलिए कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, कार्य बराबर शून्य हो जाएगा। तो यह बात आपको एक याद रखनी है, ठीक है, यह बात आपको एक याद रखनी है। जैसे मैं बोलूं मैंने मेरे सिर पर 100 किलोग्राम का वजन उठाया हुआ है, राइट, कितने किलोग्राम का, मेरे सिर पर 100 किलोग्राम का वजन तोक कर मैं कहीं और लेकर नहीं जा रहा, एक जगह पर खड़ा हूं। तो चूंकि आपने देखा विस्थापन नहीं किया, इसलिए मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यस और नो, है ना, बिल्कुल ठीक है। F इंटू डी बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो लाइक वाइक करते चलना, लाइक वाइक करते चलना, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बल गुणा विस्थापन, न्यूटन, कार्य, ये सभी आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा
अभी बेसिक बेसिक पॉइंट सारे पढ़ लेते हैं। एक और टर्म इस चैप्टर में क्या बोलिए भाई, दाब, प्रेशर की भी बात की है। तो प्रेशर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, F इंटू ए, बल बटे क्षेत्रफल। ये कैसे आया दोस्तों, ये सब पता चल जाए तो सब कुछ क्लियर होगा। क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो कभी भी दाब की परिभाषा हमेशा किसमें होती है, पास्कल में हम लोग लेते हैं, दाब को पास्कल में भी मेजर करते हैं। बिल्कुल लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दाब का मात्रक क्या क्या है, राइट। सबसे पहले दाब का मात्रक क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दाब को मिलीमीटर mmHg में भी मापते हैं, mmHg में भी मापा जाता है दाब को। दूसरा पॉइंट है, दाब को मिलीबार में भी मापा जाता है, मिलीबार में। इसके अलावा दाब को और किस में मापा जाता है बताइए, दाब को मापा जाता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी, ATM एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब, है ना। वायुमंडलीय दाब कितना है, 1113 mmHg। ये यहां पर Hg क्या है दोस्तों, कोई बताएगा। Hg का मतलब होता है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम का मतलब होता है पारा। तो mmHg 1113 mmHg ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे जो पृथ्वी पर 1113 है ना, ये दाब होता है। तो ये भी दाब का मात्रक है। इसके अलावा एक और मात्रक है पास्कल, ठीक है। आप मुझे बताइए कि बल के और कौन कौन से मात्रक भी होते हैं। बिल्कुल 1113 F अपॉन A ये होता है दाब, और दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल। तो आपसे कभी, है ना, हाइड्रोजीनियम का मतलब पारा, बिल्कुल पारा देशी नाम है, बिल्कुल। तो यहां पर ये देशी वाली बात पर तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो दाब एकदम क्लियर है, F अपॉन A। हरियाणा का एक गाना याद आ गया, देसी वेसी ना बोलिया कर, है, देसी वेसी ना बोलिया कर, बहुत बढ़िया। तो पास्कल आपको याद रखना है, F अपॉन A आपको याद रखना है, मिलीबार, mmHg ये सब क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। आगे चले। तो ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, पास्कल हो गया, यहां तक सारी बात क्लियर है। चलो, तो पारा जो है दोस्तों, वो हम लोग, पारे को हम लोग तापमान मापने के लिए भी यूज करते हैं, तापमान, है ना, टेम्परेचर। और दूसरा पॉइंट क्या है ना, पारा, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, हम लोग इसको दाब मापने के लिए भी, प्रेशर मापने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और आपको एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर यदि 1 न्यूटन बल लगे, ध्यान से सुनिए, एकांक क्षेत्रफल का मतलब, मान लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं आपको, कि बल मान लीजिए 1 न्यूटन लग रहा है किसी भी वस्तु पर, और यदि क्षेत्रफल उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस पर लगने वाला दाब क्या होगा, एकांक दाब होगा, 1 पास्कल होगा। यस और नो, एकदम क्लियर है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला 1 न्यूटन बल 1 पास्कल कहलाएगा। ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। देखिए, यहां पर आपको बल को धक्का देने में, तो यहां पर धक्का देने वाली बात एकदम क्लियर हो गई है। अब देखिए, यहां पर एक पहली लाइन बोल रहा है, फोर्स कुड बी अ पुल और पुश। तो फोर्स जो है वो पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए, जब भी कोई चीज को हम लोग खींचेंगे तो वो स्थिर अवस्था में थी, अब गतिज अवस्था में आ गई है। तो सीधी सी बात है, उसने त्वरण, देखिए, जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं तो सबसे ज्यादा त्वरण लगता है, क्योंकि उस समय पर गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, 0 किलोमीटर पर आवर होती है। तो शुरुआत में इसीलिए गाड़ी को ज्यादा बल लगाया जाता है,
क्योंकि उसको शुरू करने में समय लगेगा। एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि शायद थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। यदि आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो यहां पर इसको बड़ा दिखा देंगे भाई। यदि आप मुझे 1 मिनट का समय देते हैं तो मैं इसको बहुत अच्छे से बड़े कंटेंट के रूप में भी दिखा सकता हूं। ठीक है, चलिए। तो 1 मिनट का समय दे दीजिए। 1 मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से कंटेंट को दिखा पाऊं, है ना। चलिए, लीजिए, अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से बड़ा दिखाई दे। शायद अब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। लीजिए, अब आने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ चीज क्लियरली बड़ी भी विजिबल हो जाए, है ना। चलिए चलिए, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये आ गया बड़े में। अभी क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर और नॉट? बताइए, अभी क्लियर है आपको? अब उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, बल धक्का देना, धक्का देने पर किसी वस्तु में बल लगाया जाता है, खींचने पर भी बल लगाया जाता है। दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को। यहां पर आपको बोसोन पार्टिकल याद रखना है। कौन सा पार्टिकल? बोसोन। बोसोन ही वो पार्टिकल है, आपको पता है ना, स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ क्वांटम, क्वांटास की स्टैंडर्ड थ्योरी है, उसके अंदर जो बोसोन होता है, बोसोन, राइट, जो बोसोन होता है वही दो वस्तुओं के बीच में बल की अन्योन्य क्रिया करवाने में मदद करता है। वही दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया करवाने में मदद करता है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो जो फोर्स है वो अराइज होता है जब दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फोर्स के अंदर अपना मैग्नीट्यूड, परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो देख लीजिए, बल के अंदर अपना परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होती हैं। एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए अगला है, अ चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा भी मोशन होगा या चेंज उसके स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में आएगा तो वहां पर आपको क्या है, गति अवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा। तो दोनों ही परिवर्तन का अर्थ है कि वहां पर गति हो रही है। यस और नो? ठीक है, अब सही हो गया, बिल्कुल। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। देखिए, उसकी आकृति और अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यदि मैं बल लगा रहा हूं, देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट में कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड चेंज इन द शेप। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब भी रबड़ को खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अच्छा, जब भी कोई भी प्लास्टिक की बॉल या फिर रबड़ की बॉल जमीन से टकराकर वापस ऊपर उछलती है तो सीधी सी बात है, जमीन पर उसका शेप चेंज हुआ होगा। तो ये शेप परिवर्तित होते रहते हैं। एकदम क्लियर? हिंदी इंग्लिश में सभी में चल रही है क्लासेस। अगला है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। तो देख लीजिए, जो भी प्रकृति में बल है, आप देखिए रेडियो एक्टिव फोर्स, क्या गुरुत्वाकर्षण बल हमें कहीं से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और क्या जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ये तमाम जो यूनिवर्स है वो अपने एक साम्य में स्थिर है। तो आपको ये बात मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं दोस्तों कि पृथ्वी ने सूर्य के अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस किया हुआ है। और ऐसा क्यों है? पृथ्वी का जो अपना द्रव्यमान है, भार है, और उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है कि पृथ्वी जिस गति से घूम रही है, बड़े ध्यान से सुनना, ये कहानी आपको बड़ी मजा आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। यदि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला चंद्रमा, उसकी यदि चारों ओर जो परिक्रमण गति है, जिस गति से घूम रहा है, मान लीजिए पहले इस गति से घूम रहा है और बाद में इस गति से घूमने लग जाए, तो क्या वो कभी पृथ्वी का रहेगा? नहीं, वो पृथ्वी से दूर चला जाएगा। और यदि उसकी गति कम हो गई तो पृथ्वी में आकर गिरेगा।
और इसीलिए हम जो भी सैटेलाइट्स भेजते हैं आकाश में, जो भी सैटेलाइट भेजते हैं, जितने किलोमीटर दूरी पर उसको लगाया जाता है, पृथ्वी से जितनी दूरी पर लगाया जाता है, उतनी ही दूरी पर उसकी वेग क्या होना चाहिए, ताकि वो पृथ्वी से साम्य में लगातार घूम सके। और इसीलिए उसको एक निश्चित गति, हम जो सैटेलाइट की मदद से, हम लोग जो हमारे रॉकेट लॉन्चर की मदद से उसको आकाश में लगाते हैं, उसकी एक गति को हमें निर्धारित करना होता है। ठीक है, पृथ्वी यदि तेज गति से घूमने लग जाएगी तो पृथ्वी सूर्य से दूर जाती चली जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। और पृथ्वी यदि धीरे घूमेगी तो फिर वो सूर्य के अंदर समाहित हो जाएगी। एकदम क्लियर। तो यहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। व्हाट इज इट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हम लोग बैट से बॉल को शॉट मारते हैं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि वो टच होकर और फिर आगे जा रहा है। एकदम क्लियर है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, बहुत बढ़िया है ना, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ओके, इसी तरह से आप बताते रहा करिए, जो भी आपको डाउट है ना बीच में पूछते चलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संपर्क में आने पर और आए बगैर भी लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में हो या नॉन कांटेक्ट में हो, बल लगेगा। लेकिन इस बल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया, दैट इज व्हाट? बोसोन। बोसोन पार्टिकल वो पार्टिकल्स हैं जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जो दो वस्तुओं के बीच में जो ये द्रव्यमान आया है, बोसोन के कारण ही द्रव्यमान आया है, और यही पार्टिकल बलों को आगे आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। एकदम क्लियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। ये वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, यस और नो। देखिए मैंने क्या बोला था, जो दाब है, दाब क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एरिया। और एरिया क्या बोल दिया मैंने? एकांक। तो 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। 1 मीटर स्क्वायर जगह पर जो बल लग रहा है वही क्या है? वही दाब कहलाता है। दोस्तों यही लिखा है यहां पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। फोर्स इज पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात कर रहे हैं द्रव एवं गैस बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज है अपने आप में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी कारण से पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण के कारण, बहुत ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण है इसके कारण लेयर्स बन चुकी हैं, और सबसे नीचे सबसे भारी गैस रहती है और सबसे हल्की गैस सबसे ऊपर रहती है। जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। तो यहां पर बिल्कुल ये जो बल, जो द्रव है, गैस है, वो चारों ओर बर्तन के दाब लगाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि आप किसी गुब्बारे के अंदर पानी भरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दाब लगाता हुआ आपको नजर आएगा और फूल जाएगा। बिल्कुल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वही क्या है? न्यूटन में, वही दाब कहलाता है। हमारे चारों ओर जो वायु है वो भी दाब लगाती है, और उससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी। सो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर और नॉट? और इसमें आपको अधिकतम पार्टिसिपेशन करना है। द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू एनलाइटन। जितने ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रबोधन भी होगा। तो इसीलिए मोर एंड मोर यू हैव टू पार्टिसिपेट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। रात को 11:30 बजे मैं और मयंक सर आपके लिए बहुत शानदार करंट अफेयर का डिस्कशन लेकर आते हैं, जिसमें द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इसके अलावा कुरुक्षेत्र मैगजीन और जितने भी पुराने आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए टॉप नॉच हो सकते हैं, वहां पर हम डिस्कशन करते हुए करंट अफेयर करवाते हैं। इस प्रकार का यूपीएससी में आपको किसी भी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। वेरी गुड। वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ पास्कल,
बहुत बढ़िया बात बता दी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बात कह दी इन्होंने कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से ज्यादा पार्टिसिपेशन बनाए रखेंगे, राइट। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल होता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। लेकिन सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रकृति का सबसे दुर्बल या फिर कमजोर बल कहलाता है। यहां तक सारी बात क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लीजिए कि सबसे लंबी दूरी तक लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर्स। ओके, चलिए लाइक वाइक करते चलो। यस यस यस, थैंक यू दिशा शर्मा जी, थैंक यू। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ देता हूं, आपको आंसर्स देने हैं। अब इट इज योर टाइम, इट इज नॉट माई टाइम, इट इज योर टाइम टू गिव मैक्सिमम आंसर और पहुंचा दो सबको कि इस क्लास में आप इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं और मेरा भी जोश उतने ही गुना बढ़ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में भी देख लीजिए, धक्के और खिंचाव द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ के और आंसर बिल्कुल सही देना है, ठीक है। चलिए दीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल बता देंगे आप, बताइए। सबसे पहले तो आप बता दो कि पुल सिचुएशन क्या है और पुश सिचुएशन क्या है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए, तो यदि आप नहीं बता रहे हैं तो मैं बता देता हूं, हमको अपनी डेली लाइफ का बताना है। तो धक्के का मतलब तो क्या हुआ, है ना। यदि हम लोग पुल कर रहे हैं, देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यदि हम लोग पुल कर रहे हैं तो जब हम लोग किसी ड्रॉर को खींचते हैं बाहर की ओर, वो पुल हो गया, यस और नो, है ना, वो पुल है, बाहर की ओर खींच रहे हैं। और यदि हम फुटबॉल के लात मार रहे हैं, बैट से क्रिकेट की बॉल को मार रहे हैं, तो वो पुश फोर्स हो गया, यस और नो। पुश का मतलब ये भी है कि हम लोग यदि किसी ऑब्जेक्ट को धक्के से सरका रहे हैं तो वो भी पुश कहलाएगा, है ना, एकदम क्लियर है। और यस, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, वेरी गुड, एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने बिल्कुल बोला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुएं से पानी निकालना पुल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मानव जो पृथ्वी से खिंचा हुआ है वो पुल है। और पुश कौन सा है, जो फुटबॉल पर हम लात मार रहे हैं वो पुश है, यस और नो। धक्का और खींचना, गाड़ी जो चल रही है उसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, गाड़ी को धक्का देना वो पुश है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Give the 2 examples of situation in which applied force causes a change in the shape of an object. कोई भी 2 एग्जाम्पल दीजिए जिसमें वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल बता दिया है रबड़ का, रबड़ का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप भी कुछ ऐड कीजिए ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आता रहे, है ना, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। रबड़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सर डोर को ओपन या क्लोज करना है, क्या है, पुल है या पुश है, डिपेंड करता है भाई, आप खोल रहे हो बाहर की तरफ तो वो पुल है, अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो यदि आप बाहर हो तो वो पुश फोर्स है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मृदा जो होती है क्ले को हम लोग पानी में इस प्रकार से स्क्वीज कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल को हम लोग स्क्वीज कर सकते हैं, रबड़ को खींच करके चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्लास्टिक बॉल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रुकी हुई
वस्तु पर यदि हम लोग धक्का देते हैं तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही बात है ना, हाफ mv स्क्वायर। एक स्टूडेंट ने बोला है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा भी बता देते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा तो वैसे सभी को पता होनी चाहिए, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होती है। और दूसरा एक और पॉइंट क्या है दोस्तों गतिज ऊर्जा के अलावा? बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं आपको, बिल्कुल अच्छा लग रहा है क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए, तो गतिज ऊर्जा और दूसरा पॉइंट है स्टैटिक एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा। स्टैटिक एनर्जी क्या होता है? mgh। mgh मतलब मास गुना त्वरण गुना हाइट। तो mgh याद रखना स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा, सभी चीजें याद रहेंगी तभी परफेक्शन आता है। mgh है ना, इट इज नॉट mdh, इट इज mgh। ठीक है, mdh तो है ना। चलिए 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 आगे चलें। तो यहां तक यदि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो अब आपका स्थितिज ऊर्जा mgh हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉल को हवा में उछालने पर जमीन पर गिरती है तो शेप चेंज कर सकती है। बिल्कुल सही बोल रही है गौरीराज, बहुत बढ़िया। नीचे टकराने पर शेप चेंज करेगी, बहुत बढ़िया। प्रिया कुशवाहा थैंक यू। ममता बैंक पेंचर, खड़ी है तो स्थितिज ऊर्जा। कोई भी एप्पल फल लटका हुआ है पेड़ के ऊपर तो वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो अब आपको अगले पॉइंट पर चलना है और आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल और पुश। हमें खींचना होगा या धक्का देना होगा, बताइए। तो हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? यहां पर आप सभी को आंसर देना है, पुल या पुश, खींचना या धक्का देना। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करेगी, बताइए, है ना। तीसरा प्रश्न है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? और चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है ना। ये सभी प्रश्न आपको बतलाने हैं, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। खींचना होगा, बिल्कुल। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, खींचना होगा, या फिर यहां पर लिख देता हूं पुल करना होगा। बिल्कुल ठीक है, पुल। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए कुछ स्टूडेंट। अगला है चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी की टुवर्ड्स क्या होगी, और यहां पर भी बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी की ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी, आकर्षित करेगी। या फिर ऐसा भी ध्यान से सुन लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को भी और साथ ही साथ जो अनचार्ज है उसको भी आकर्षित करती है। तो यहां पर दोस्तों इंग्लिश में क्या आ जाएगा? अट्रैक्ट्स। ठीक है, अट्रैक्ट्स आ जाएगा। यस और नो, एकदम क्लियर है ना। चलो, बिल्कुल नॉर्थ पोल, बहुत बढ़िया आंसर दिया है प्रिया कुशवाहा ने, वेरी गुड वेरी गुड। कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या करेगी? रिपल्स करेगी। रिपल्स मतलब कि जब भी सेम ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और आपको पता होगा इन्हीं मैग्नेट्स का प्रयोग करके, है ना, इन्हीं मैग्नेट्स का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बुलेट ट्रेन्स, हाइपरलूप ट्रेन्स और इसके अलावा जो मैगलेव ट्रेन्स है, मैगलेव, ये सभी किससे चलती है दोस्तों? बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, मैगलेव ट्रेन्स, ये सभी चलती हैं, ये सभी चलती हैं राइट, चुंबक के प्रभाव से ही। तो दिस अट्रैक्ट एंड रिपल्स, और ये हमेशा हवा में ऊपर चलती हैं। और यहां पर एक और बात बता दूं मैं आपको कि केवल चुंबकीय प्रभाव ही नहीं, चुंबकीय प्रभाव ही नहीं, बल्कि हमें जब मैगलेव ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन चलानी है, हाइपरलूप ट्रेन चलानी है, तो इतना प्रबल जो चुंबकीय क्षेत्र बनाना होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा क्रिएट करना होता है, इसके लिए हमें वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सुपर कंडक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है। सुपर कंडक्टिविटी,
अति चालकता, जिसमें माइनस जो है 200-250 टेम्परेचर पर अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। और इसीलिए मैग्लेव ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, इवन जो हम लोग एमआरआई करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन सभी में हमें किसकी आवश्यकता होती है? सुपर कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो याद रखना एक बात, कभी भी यदि आप एनसीईआरटीज को पढ़ रहे हैं तो मैं उनको सीधा सीधा लिंक कर दूंगा किससे? जो आपके सिलेबस कॉन्सेप्ट हैं। जैसे यहां पर मैंने सुपर कंडक्टिविटी से लिंक किया है ना, समय समय पर मैं बायोटेक्नोलॉजी से भी लिंक करूंगा, ताकि आपको यह पता चल सके कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटीज में है और आपको एडवांस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से लिंक करना है। एकदम क्लियर? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है? कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो उसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसकी स्थिति भी एक बल के कारण है। आपको पता है ना, कोई भी एक सेब है, यदि वो ऊपर से गिरा आपके सिर पे बल लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो जब छूटा तो उसने गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो गतिज ऊर्जा का मतलब जो चल रही है उसमें एक एनर्जी के कारण चल रही है, और यदि वो स्थिर है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर है। और यहां पर mgh फॉर्मूला लगता है। एकदम क्लियर? चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया जाए। राइट, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो while taking aim at target। एक आर्चर है, धनुर्धर, जैसे आप भी कौन है? आप भी बनिए गांडीवधारी अर्जुन, जो बिल्कुल इस महाभारत जो युद्ध है इसको समाप्त करिए और इसी साल सफल होइए आप सभी लोग। तो बिल्कुल फोकस की आवश्यकता है। तो यदि कोई आर्चर स्ट्रेस करता है अपने आर्म से, एंड शी देन रिलीजेस द एरो, और वो रिलीज करती है, विच बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, और वो टारगेट की ओर जाता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग दिस टर्म। तो यहां पर आपको मस्क्यूलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, इन सभी को यहां पर फिल करना है। एकदम क्लियर? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि बिल्कुल प्रश्न क्लियर हो जाए। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी लीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि एक धनुर्धर ने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए धनुष को खींचती है, वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। सूचना के आधार पर निम्नलिखित जो प्रकथन है, शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। राइट, तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, देखिए यहां पर पेशीय, आपको पेशीय पता है ना, मैंने अपने जो भी धनुर्धर है वो पेशी को पीछे खींचेगा। संपर्क का मतलब हो गया कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन। ये सभी पॉइंट क्लियर? आपको इनको फिल करना है यहां। तो बताइए अकॉर्डिंग टू ए, बताइए ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा? जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण क्या होता होगा धनुष में? जिसके कारण धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है। आकृति, आपको इसी तरह से आंसर बताना है। आंसर क्या आ गया देख लीजिए, आकृति दिया हुआ ये रहा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए दोस्तों। टू स्ट्रेच अ बो द आर्चर अप्लाइज फोर्स that causes a change in its what? its shape। और आर्चर जो बल लगा रहा है वो कौन सा बल है? वो मैस्क्यूलर फोर्स है। यस और नो? चलिए अगला पॉइंट है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? वेरी गुड, आकार में परिवर्तन। वेरी गुड, धनुष पर लगाया गया जो बल है धनुर्धर के द्वारा, वो कौन सा बल है बताइए? विच फोर्स है ना, विच फोर्स इज अप्लाइंग हेयर? तो बता दीजिए यहां पर। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेस बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स? जो बल
जो बल कौन लगा रहा है, धनुर्धर लगा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे क्या कह देंगे हम लोग? वेरी गुड वेरी गुड, उसे क्या कह देंगे हम लोग? तो उसे हम कह देंगे मस्क्यूलर फोर्स। योक्ता ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। मस्क्यूलर फोर्स या पेशीय बल कहलाएगा, पेशीय बल या फिर मस्क्यूलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा आंसर दीजिए, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी बल है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी बल है वो क्या होगा बताइए? ध्यान से पूरे पॉइंट्स पढ़िए। तीर की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो। स्टेट ऑफ मोशन, पहले तीर कैसे था? स्थिर था, लेकिन हमने खींचा तो अब जैसे छोड़ते ही वो आगे जाएगा। तो यहां पर क्या है बताइए? बहुत बढ़िया, गौरीराज ने सही दिया है, शशांक श्रीवास्तव, दिशा, ममता, बैंक बेंचर और युक्ता। वेरी गुड। सो शशांक श्रीवास्तव ने सबसे पहले आंसर दिया है, बैंक बेंचर ने भी आंसर दे दिया है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आपको पेशीय बल हो गया है संपर्क, कॉन्टैक्ट फोर्स। वेरी गुड, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि संपर्क बल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, संपर्क बल या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल और वायु के कारण क्या होगा बताइए? यह प्रश्न एक बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी बता देंगे, सभी बता देंगे। डी जो ऑप्शन है, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए एक बार। While the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to and that due to air। एयर में क्या होगा? ठीक है, बताइए। वेरी गुड, एक आंसर आ गया है योक्ता का, घर्षण होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन घर्षण होगा, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं आप आंसर, है ना। चलिए, तो तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, इस पर लगने वाला बल, एक तो दोस्तों, एक तो इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय बल लगेगा। गुरुत्वीय बल क्यों? देखिए, मान लीजिए तीर जा रहा है, ये तीर जा रहा है, लेकिन एक समय बाद वो गिरने क्यों लगता है? प्रक्षेप्य गति, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सुना होगा, क्योंकि जब भी हम एक पत्थर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब भी हम एक पत्थर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो बिल्कुल, एक तो लगेगा गुरुत्वीय बल और दूसरा दोस्तों यहां पर लगेगा घर्षण बल। घर्षण बल लगेगा और गुरुत्वीय बल लगेगा। एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए चलिए, यहां पर सारी बात क्लियर हो गई है। तो मैं आंसर बता देता हूं यहां पर कि धनुष खींचने पर जो है इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी जो बल है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। तीर धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और वायु का घर्षण बल लग रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे दिए, सभी आंसर बिल्कुल सही चल रहे हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक, जिस वस्तु पर बल लगा रहा है उसको पहचानिए और प्रत्येक स्थिति जिस रूप से बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे बतलाइए। तो यहां पर आपको गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगला प्रश्न बता दीजिए। सबसे पहले बात आ रही है स्क्वीजिंग। जब हम लोग लेमन को, नींबू को फिंगर से दबाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक ही बात में बता दूं मैं आपको, मस्क्यूलर फोर्स लगेगा, पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल या मस्क्यूलर फोर्स लगेगा। बिल्कुल 11 AM से आती है क्लास, 11 to 11 AM से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलना, यह भी किस प्रकार का बल है बताइए? यह भी किस प्रकार का बल है? अगेन ये भी पेशीय बल लगा रहे हैं हम लोग, पेशीय बल। ठीक है। दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटकाया गया भार, तो कभी भी किसी भी जो लोड होता है वो डाउनवर्ड होता है
स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देती है और इस पर जो बल लग रहा है, दीवार पर लटकी हुई कोई चीज है और ये इस प्रकार है, तो इस पर कौन सा बल लग रहा है दोस्तों? गुरुत्वीय बल। तो यहां पर आ जाएगा ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स। ओके ओके, नमस्कार बेटा, नमस्कार झुंझुनू से आप, नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। चलिए, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार कर पाना, है ना। एक बार यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार हट जाता हूं, है ना, ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए। लीजिए, अभी बता देते हैं। लीजिए भाई, लीजिए, लीजिए, अब आंसर दे दीजिए। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी का एक निश्चित ऊंचाई, एक जो निश्चित ऊंचाई होती है ऊंची कूद में, इसको ये क्रॉस कर जाते हैं, तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए। तो देखिए यहां पर बहुत सिंपल सा फोर्स है, बहुत ही सिंपल सा फोर्स है, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं इसका भी। यहां पर जो बल लग रहा है वो जो पैर है, राइट, लेग, पैर का मस्क्यूलर फोर्स है, यस और नो, पैर का मस्क्यूलर फोर्स है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई है। यस, ये सब हमारे हाथ में ही है। हमें इस जो प्रकृति की परम शक्ति दी गई है और बिल्कुल मैं कभी भी गायब हो सकता हूं, अदृश्य हो सकता हूं, कभी भी आ सकता हूं, और ऐसी शक्ति इस जो ओमनीपोटेंट, महाशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मुझे दी है, तो मैं कभी भी गायब भी हो सकता हूं और आपके सामने भी आ सकता हूं। तो जब आपको लगे तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। और देखिए, यदि आपको एक और जादू दिखाना है, लीजिए, हम ये भी दिखा देते हैं। तो बिल्कुल गायब होने के बाद मैं आपके सामने प्रकट हो जाता हूं। अंतर ध्यान हो गए थे तो अब प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा, आपकी मदद हर संभव होती रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक आपको सारी बातें यदि क्लियर हो गई है, मस्कुलर फोर्स वगैरह क्लियर हो गया, तो एक कंप्लीट चैप्टर अब हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो ब्रीफ में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़ी से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? लोहे के टुकड़े को वो किस प्रकार प्रभावित करता है बताइए। ब्लैक स्मिथ जब हॉट, तो बताइए। देखिए, आप हमेशा हॉट, जब भी लोहा गर्म है मार दो हथौड़ी, क्यों? क्योंकि उस समय पर उसका शेप ज्यादा तेजी से परिवर्तित होगा, क्योंकि जो मस्कुलर फोर्स से हैमर आ रहा है उससे उसका शेप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। यहां तक सारी बात क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, 7वां क्वेश्चन है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े में रगड़कर दीवार पर दबाया गया। आपने कई बार देखा होगा, सिर के ऊपर हम लोग गुब्बारा रख देते हैं या फिर संश्लेषित रेशे के ऊपर जो कपड़े हैं उस पर घिसने के बाद में हम यदि गुब्बारे को दीवार पर चिपकाते हैं, विशेषकर जो हमारा ऑयल वगैरह है ना सिर पर, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि दीवार और गुब्बारे के बीच में आकर्षण बन जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बतलाई थी, बिल्कुल क्या हो जाता है। देखिए, जब हम लोग घर्षण करते हैं तो जो गुब्बारा है, गुब्बारा चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। और अनचार्ज्ड सरफेस कौन है? बिना जो आवेशित, क्या है, दीवार में कोई आवेश नहीं है। तो आपको पता है ना, जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु वो अनावेशित वस्तु को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो यहां पर घर्षण के कारण गुब्बारे पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। और आवेश का याद रखना, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आवेशित चीज है वो अनावेशित चीज को आकर्षित करती है। तो 7वां क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप हाथ में पानी की एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों का नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाला बल गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। हिंदी में बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना। विद्युत
बहुत बढ़िया। तो घर्षण हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आप अपने हाथ से पानी की भरी बाल्टी प्लास्टिक की जो है उसको लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाला बल का नाम बताइए, कौन कौन से बल लग रहे हैं बाल्टी के ऊपर, ये बताइए। तो जब भी हम लोग बाल्टी को उठा रहे हैं तो एक तो दोस्तों मस्कुलर फोर्स लग रहा है, बाल्टी के ऊपर नीचे खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और इसी कारण से क्या है, हमारा जो मस्कुलर मतलब जो हमारा जो पेशीय बल है, हमारा पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बैलेंस हो रहे हैं और इसीलिए वो शून्य अवस्था में। वेरी गुड प्रियंका जांगिड़, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। मस्कुलर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है ना। ध्यान से देखिए, प्रक्षेपण का मतलब इंग्लिश में बता दूं, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching. जब लॉन्चिंग हो गई है तो बिल्कुल दो बल आते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर बात आ रही है किसी उपग्रह की इसकी कक्षा में प्रमोचित करते समय कौन कौन से दो बल लगेंगे, बताइए। Which two force will be apply on this, बताइए। तो यहां पर मैं आपको दो बातें बतला देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक तो लगेगा घर्षण फोर्स वायुमंडल का, और है ना, घर्षण फोर्स क्या लगेगा, वो हवा का, एयर का, ठीक है। दूसरा फोर्स लगेगा गुरुत्वीय फोर्स, जो नीचे लगेगा, गुरुत्वीय फोर्स, ठीक है। लेकिन एक फोर्स नीचे से जो लग रहा है प्रणोदक, प्रणोदक का मतलब क्या होता है ना, प्रोपेलेंट, है ना, प्रोपेलेंट। आज की तारीख में तो क्रायोजेनिक इंजन भी भारत बना चुका है। तो ग्रेविटी भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, यस, ठीक है। और नीचे से प्रमोचित करते समय प्रोपेलेंट जो जड़ रहा है उसके कारण वो तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। अलग अलग प्रकार के प्रोपेलेंट हम लोग प्रयोग करते हैं, एकदम क्लियर, बिल्कुल। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला पॉइंट है, किसी ड्रॉपर के नोजल से पानी में रखकर बल्ब को दबाते हैं, ड्रॉपर में वायु के बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, पर दाब हटा लेने पर पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? यह प्रश्न एक एमसीक्यू है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। ए, बी, सी और डी, सभी को सही से आंसर देना है। इसको मैं आप बोलेंगे तो इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाए, ताकि, राइट, ठीक है, इंग्लिश के स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाए। रानी मंडनवाल, बिल्कुल भी ये फर्स्ट क्लास नहीं है, आपने देखा होगा ये मेरी 44वीं क्लास है। इससे पहले कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको अब तक मैं YouTube चैनल पर लगभग 350 प्लस वीडियोस ले चुका हूं, अलग अलग सेक्शन के। ये 44वां लेक्चर है इस सीरीज का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख लें एक बार कि when a press in the bulb of dropper and its nozzle capped in water, air in the dropper is seen escape from the bulb once the release the pressure of the bulb। तो यहां पर क्या है, चूंकि पानी अंदर आ जाएगा तो प्रेशर ऑफ वाटर बन जाएगा, राइज द वाटर इन द ड्रॉपर, और इसीलिए क्या है, पानी के दाब के कारण ड्रॉपर में पानी चढ़ने लग जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे दोस्तों पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। नीचे दिए गए लिंक पर अभी का अभी जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 PM पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, जिसमें मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज अभी पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत बुक का जो 2nd चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना संविधान, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके ऊपर आधारित मैं एमसीक्यूज पूछने वाला हूं। तो अभी का भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नीचे दिए गए लिंक पर फॉलो कर लीजिए, और 4 PM पर मैं भी क्लास शेड्यूल करने वाला हूं।
अभी से 1 घंटे बाद उसमें एनरोल हो जाना। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप मेरे रेफरल कोड की मदद से अनअकैडमी के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए और मैक्सिमम पुरस्कार प्राप्त करिए। साथ ही साथ भारतवर्ष में आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी। तो अब जो है 3 जून के बाद लगभग 15 दिनों बाद लगभग 20 के करीब 18 या 20 को आपका अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। आपको उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। मैंने कंप्लीट नहीं करी है बेटा, मेरे 12-13 लेक्चर हो गए हैं और उसके बाद में मैं एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप ये कोशिश करिए दोस्तों। आप क्या करेंगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोग ये कोशिश करो कि आप बुक को कवर करते चलो, एमसीक्यूज का डिस्कशन मैं कर देता हूं ताकि आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। पूजा देवतवाल जी, मेरी जो 43 क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, तो आप जो है ग्रुप में सर्च कर लीजिए। जो ग्रुप है ना, जितने भी अलग अलग जो चैनल के ऊपर राइट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी यहीं पर ही, प्लेलिस्ट। और एक और बात बताता हूं, YouTube से ज्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यहां पर तो क्या होता है, 15 सेकंड का डिले पीछे चलते हैं हम लोग। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका डेटा भी खर्च कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका डेटा खर्च कम होता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देख सकते हैं। आपका जो 1.5 GB है उससे आप मैक्सिमम क्लासेस देख सकते हैं। तो यह बात जरूर याद रखना। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और देखिए केवल 6 महीने बचे हैं। मैं हमेशा जिस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं उतने ही तरीके से मैं आपकी मदद करता हूं। डिस्काउंट मिलता है आपको आरपी सर 10 की मदद से। आरपी सर 10 रेफरल कोड मींस डिस्काउंट। तो आप प्लस, आइकॉनिक या फिर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होगा मेरे रेफरल कोड के द्वारा। दिस इज माय प्रॉमिस, जस्ट यूज दिस रेफरल कोड एंड टेल मी, आप मुझे बता दीजिए एसएससी, बैंक पीओ, आईआईटी, जेई, नीट, अनअकैडमी के प्लस, आइकॉनिक या फिर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको सबसे ज्यादा फायदा इससे होगा। तो एक बार आप वंस यू कैन कॉल मी पर्सनली राइट, मुझे आप फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आपको मेरी संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। तो यदि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये कोड को जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो 27 जून इज द डेट, ये बात याद रखेंगे। और 28 तो सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 11 AM पर मैं डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेता हूं। आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड। 28 दिसंबर को डेडिकेटेड प्रीलिम के बैचेस, 3 घंटे में आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। बाकी सब टाइम पे आप मेंस और ऑप्शनल पे फोकस कीजिए। इसी प्रकार से डेडिकेटेड हिंदी के बैचेस भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश के बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो 2021, 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। सो आरपी सर 10 मींस डिस्काउंट एंड यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। देखिए, किसी भी अन्य फैकल्टी का आप कोड लेते हैं, उनके पास समय भी नहीं होता। एंड आई एम अ डिवोटी, मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए डिवोटी रहा हूं और पूरे डिवोशन के साथ आपको हर एक डाउट को समय समय पर क्लियर करता रहूंगा। आप अभी तक जो मेरे 30-35 स्टूडेंट्स ने जो सब्सक्रिप्शन लिया है, यदि आपको कभी मैं उनसे रूबरू कर रहा हूं तो वो बोलेंगे बिल्कुल ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि मैंने उनकी मदद ना की हो। तो अनअकैडमी के कोर्सेज पूरे भारतवर्ष में सबसे यूनिक हैं और ऐसे कोर्सेज जहां पर आपको मल्टीपल फैकल्टीज मिलते हैं, तो आपको डेफिनेटली आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ईएमआई फैसिलिटी भी उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें क्लियर हैं। झारखंड सीजीएल की क्लास चल रहा है सर प्लस पे, बिल्कुल चल रहा है यार। झारखंड का सीजीएल का भी क्लास चल रहा है, लेकिन सीजीएल का चल रहा होगा। तो यदि आपको किसी स्टेट की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सभी पर दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द मोस्ट यूनिक सब्सक्रिप्शन, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन होगा राइट। और यहां पर पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है ना, सब कुछ मिलती है। डेली बूस्टर सेशन मिलते हैं राइट, आंसर राइटिंग मिलती है आपको। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जस्ट यूज दिस रेफरल कोड मैक्सिमम एंड लर्न मैक्सिमम, लर्न विद आरपी सर राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस।
तो आज है 4 जनवरी। वी विल मीट एट 4 PM, 4 बजे हम लोग मिलते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो